सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संजीव डेस्क वर्क कक्षा 8 की जो गणित की डेस्क वर्क है उसका मॉडल पेपर नंबर जो 7 है, 7वां मॉडल पेपर है, वो हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले आपने जो सारे मॉडल पेपर देख लिए होंगे और आगे भी आपके जो मॉडल पेपर इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा। और परीक्षा से पहले आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए यहाँ पे आने वाला है, ताकि आप जो अपनी परीक्षा में 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकें। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो ये आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अभी जितने स्टूडेंट विद्यार्थी इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं, आगे जब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको लगभग है जो मुश्किल से जो 5-7 विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो फिर फ़ायदा भी उन्हीं को मिलता है जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। ये अपना एंड्रॉइड ऐप है, इसके ऊपर आप जो टेस्ट वगैरह दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको डेस्क वर्क की PDF वगैरह मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और 30 मार्च को आपका गणित का पेपर होगा, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपकी 8वीं क्लास का जो गणित का पेपर आएगा उसका पूरा ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट जो आपका कौन से प्रश्नावली में से कौन से प्रश्न आएंगे वो सभी एक वीडियो में आपको समझा रखा है। आपकी गणित की किताब के अंदर मैंने टिक भी लगा रखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिले तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसमें आपको रिप्लाई में उसका लिंक दे दूँगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और कक्षा 8 की जो गणित का जो मॉडल पेपर नंबर 7 है संजीव डेस्क वर्क का, वो हम इसमें सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी पहली प्रश्नावली से आएगा, ठीक है। और पहली प्रश्नावली से जो आपके अबसद वाले एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो 1 नंबर का प्रश्न आपके इसी प्रकार का पूछा जाएगा कि परिमेय संख्याएँ समवृत्त हैं। अब परिमेय संख्याएँ समवृत्त किस किस के अंतर्गत होती हैं? समवृत्त का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये समवृत्त का मतलब क्या होता है। समवृत्त का मतलब अंग्रेजी में इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। समवृत्त का मतलब जैसे 2 संख्याएं A और B, अगर A और B परिमेय संख्या है, A भी परिमेय संख्या और B भी परिमेय संख्या है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो मान लो C आता है। A परिमेय संख्या है, B परिमेय संख्या है, तो इनको जोड़ करने पर जो उत्तर आता है C, अगर वह भी परिमेय संख्या है तो उसको हम समवृत्त नियम कहते हैं। ये तो आपके जोड़ में हो जाएगा, तो जोड़ में तो आपके समवृत्त नियम का पालन करता है, तो योग के लिए तो सही हो जाएगा, योग में समवृत्त नियम लगता है। फिर आपके घटाव में कि एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे तो जो उत्तर आएगा वह भी वापस परिमेय संख्या ही आपके मिलेगा। तो इसका मतलब जो व्यवकलन है वह भी आपके समवृत्त नियम का पालन करती हैं। फिर अब बात कर लेते हैं गुणा में। गुणा में क्या होता है, जैसे गुणा में 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो उत्तर वापस परिमेय संख्या ही आता है, तो ये गुणा भी आपका जो समवृत्त नियम का पालन करता है। लेकिन ध्यान रखना भाग जो है वो समवृत्त नियम का पालन नहीं करता है। ये A/B में भाग देंगे, A में B का भाग देंगे तो ये C आपके परिमेय संख्या हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सभी संख्याओं के लिए C परिमेय संख्या हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो भाग जो है वो समवृत्त नियम का पालन नहीं करता है। तो फिर कौन कौन करता है, ये जोड़ करती है, बाकी करती है और गुणा करता है, भाग इसमें शामिल नहीं है। तो याद रखना जोड़, बाकी और गुणा। जोड़, बाकी और गुणा आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। योग, व्यवकलन और गुणन इसके अंतर्गत जो समवृत्त नियम का पालन करते हैं। दूसरा जो प्रश्न आएगा वो आपके दूसरी प्रश्नावली से आएगा। एक चर वाला जो आपके रैखिक समीकरण है वहीं से प्रश्न आपके बनेगा। अब इसमें से प्रश्न बनेगा आपको x का मान ज्ञात करने वाला। तो जैसे ये दे रखा है 3x बराबर 21, 3x बराबर 21, ठीक है। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पे हटाएंगे, x को अकेला करेंगे, 3 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो ये आ जाएगा आपके x बराबर 21/3। 21 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपके 7 आ जाएगा, ठीक है। आपके 7 ऑप्शन नंबर अ में दे रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 7वें का, इसमें दूसरे का पहला उत्तर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि ये बराबर, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है समता चिन्ह। इसको क्या कहते हैं, इसको गणित में कहते हैं समता चिन्ह। और बराबर से इस साइड में, राइट हैंड साइड में जो आपके लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है LHS में लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहा जाता है बायां पक्ष। क्या कहते हैं, इसको बायां पक्ष कहते हैं। और ये जो हमारा RHS है राइट हैंड साइड में, इसको कहा जाता है दायां पक्ष, ठीक है। ये दाईं पक्ष और बाएं पक्ष आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना ये जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपके जो चतुर्भुजों को समझना वाली प्रश्नावली है उससे पूछा जाएगा। तो ठीक है, मैंने जो ब्लूप्रिंट बताया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये इसको तीसरे प्रश्न को मैंने आपके जो वर्ग वाली प्रश्नावली उसके साथ में लिख लिया था, जबकि वर्ग वाली प्रश्नावली से आपके 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का आएगा और एक प्रश्न जो आएगा वो आपके एक प्रश्न आपके 4 नंबर का बनेगा इसमें से।
ठीक है, तो ये इस नंबर की प्रश्नावली है। तो चतुर्भुज वाली प्रश्नावली वो आपके 9 नंबर की हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा रिक्त स्थान वाला, और एक आपके 4 प्रश्न बड़ा आएगा, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो चतुर्भुजों वाली प्रश्नावली उसमें से आपको विकर्णों की संख्या है, सभी कोणों का योग है, त्रिभुजों के तीनों कोणों की जोड़ है, प्रत्येक कोण है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, ठीक है, विकर्ण की संख्या ज्ञात करनी। विकर्ण का मतलब आमने सामने के शीर्षों को मिलाना है। तो एक विकर्ण तो ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे हम, विकर्णों की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 2 होगा। और चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो फिर निर्भर करता है, बराबर होंगे अलग अलग होंगे, वो आकृति पे निर्भर करता है। त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, और विकर्ण की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। अब सभी के लिए तो याद नहीं रखेंगे, हम इसको निकालना सीखेंगे। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अगला सवाल आपके क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको 14,400 का वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो आसान है ये, वर्गों के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। जो संख्या दे रखी है उसको लिख लेनी है। कितनी संख्या, 1 4 4 0 0। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे उसके लिए आपको जो 2 2 के जोड़े बनाने, ठीक है। इसमें आपको 2 2 के जोड़े बनाने, एक तो 2 0 का बन जाएगा, एक आपके 44 का बन जाएगा, एक 1 का बनेगा। 2 2 अंकों के हमने जोड़े बना लिए इकाई की ओर से। जो संख्या फिर अकेली बच जाती है उसका भी बाद में जोड़ा बना लेना है। कितने जोड़े बने इसमें जोड़ों की संख्या बनी 3। तो इसमें जो घनमूल के जो अंक होंगे इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका जो उत्तर हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। जैसे 1225 है, अब 1225 में 2 2 के जोड़े बनाओ, 25 का 1 और 12 का 1 बनेगा। तो वर्गमूल करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितने अंकों का होगा, वो 2 अंकों का होगा, क्योंकि 1 अंक इसका और 1 अंक इसका आ जाएगा। ऐसा आपको इसमें अंकों की संख्या को ध्यान में रखना है। तो जितने जोड़े बनेंगे 2 2 के, या फिर सिंगल बन जाता है लास्ट में तो भी उसको गिना जाएगा। जैसे 5 अंक की संख्या है तो उसमें आपके 3 इसमें वर्गमूल के अंक हो जाएंगे। संख्या लिखता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5। इसमें आपको पूछे कि इसका वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 2 2 और 1। तो इसमें आपके हो जाएगा 1 2 और 3। इसके उत्तर कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जिसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। संख्या है हमारे पास में, जैसे ये संख्या दे रखी है आपको 6400। 6400 इसका वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 6400 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कमेंट करके इसका उत्तर मुझे बताना। देखिए अगला प्रश्न आपके, योग 10 की घात 3 प्राप्त करने के लिए, योग 10 की घात 3 प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी। योग हमें 10 की घात 3 प्राप्त करना है तो कितनी क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, ये कितना है, 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब कितना हुआ, 10 की घात 3 का मतलब हो जाएगा आपके 1000। कितना है, 1000। अब 1000 क्या है, 1000 आपके ये गण है, किसके गण है, ये 10 के गण है। तो इसमें आपको ये 1000 प्राप्त करने के लिए कितने क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आपको सीधा सा उत्तर याद रखना है। ये जो नीचे दे रखा है ये 10 की घात 3 के रूप में लिखना है, तो आपके पास में 10 विषम संख्याओं लगातार होगी तभी इसकी जोड़ आप 1000 के रूप में लिख सकेंगे। तो इसमें इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब इसको याद रखने का एक ही तरीका है, उत्तर परीक्षा सवाल में दे रखा है। जैसे आपसे संख्या पूछ ले कि 5 की घात 3 को क्रमागत कितनी विषम संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो आपके हो जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, इसमें 5 आएगा। और 5 की घात 3 नहीं देके आपको 125 दे दे तो भी आप 125 को 5 की घात 3 में लिख के इसका उत्तर लिखेंगे 125 का 5 क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे 8 की घात 3 दे रखा है, अब 8 की घात 3 को कितनी क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 की घात 3 नहीं देखिए, आपको अगर ये 512 दे दें, 512, तो 512 का दे दे तो आप 512 को लिखेंगे 8 की घात 3, और 8 की घात 3 का मतलब उसको 8 क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही मैं आपको एक संख्या देता हूं, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। जैसे आपको संख्या दे दे, मान लो 343, तो 343 को आपको ये बताना है कि 343 योग प्राप्त करने के लिए आपको कितनी क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न आपकी ये छठा है कि 200 रुपये में से 80% राशि खर्च होने पर शेष राशि कितनी बचेगी।
तो देखो अब 200 रुपये में से 80% तो खर्च कर दी, तो बची कितनी। तो पहले तो आपको ये बताओ कि कितने परसेंट राशि बचेगी, कितने बचेगी आपके 100 में से आपने 80 खर्च कर दी, तो बचेगी कितनी आपके 20%। तो बचत कितनी हुई 20% की हुई। आपको क्या करना है, ये जो संख्या दे रखी है यहाँ पे, इसमें जो संख्या दे रखी है आपको उसको यहाँ पे लिख लेना है। कितनी बचे हैं आपके 20%। तो जो संख्या दे रखी है 200 रुपये, इसका आपको 20% याद करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 200 का 20%। 200 का 20% कैसे याद करते हैं, 200 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे का की जगह पे 20 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। अब इसके 100 के 2 जीरो से 200 के 2 जीरो कट जाएंगे, बचेंगे ऊपर 2 इंटू 20। 2 इंटू 20 का मतलब कितना हुआ 0, 2 दूनी 4, 40 रुपये बचेंगे। कितना आंसर आएगा इसका 40 रुपये आंसर आ जाएगा। 40 रुपये आपके स वाले उत्तर में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इनकी जोड़ करनी है। जोड़ करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर दो दो संख्याएं दे रखी और दोनों के निशान जो अलग अलग हैं तो फिर इसका उत्तर 0 आता है। ठीक है, जैसे ये माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। तो उत्तर कितना आएगा इसका 0 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका लिख लेना है 0। इसके अलावा आपको जो इसमें पदों की संख्या वाला प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे इसमें कितने पद हैं, इसमें टोटल कितने पद हैं, इस वाले बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, तो इनमें आपको पदों की संख्या बतानी है। तो देखिए आप कमेंट करके बताना कि इस 3x स्क्वायर में प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इसमें कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, कुल पद आपको बताने हैं। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे इसमें कितने पद हैं। नेक्स्ट आपके संख्या है अगली कि 12 की घात 0 का मान कितना होता है। अब 12 की घात 0 आसान है, ये 12 की घात 0 का मतलब किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। तो इसका भी उत्तर कितना आएगा 1 ही आएगा। ये ऊपर घात अगर 0 लग रही है तो इसका मतलब 1 ही होता है। ठीक है, आंसर याद रखना, किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। फिर आपके अगला क्वेश्चन बनता है, पहली प्रश्नावली से आएगा 9वां प्रश्न ये 2 नंबर में कि योग और व्यवकलन पर गुणन की वितरकता का नियम लिखना है। जोड़ और बाकी का गुणन की वितरकता का नियम लिखना है। तो पहला लिखेंगे हम इसमें योग पर गुणन की वितरकता का नियम। तो योग पर लिखेंगे योग पर गुणन की वितरकता का नियम, गुणन की वितरकता, ये इसको अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ये इसको वितरण करना, वितरकता का नियम। तो इसमें क्या लिखेंगे, जैसे मान लो कोई 3 संख्या है। ठीक है, ए ये हो जाएगा ए इंटू मान लो ये बी प्लस सी है। तो इसमें जो है संख्या है ये ए है वो बी के साथ में भी गुणा होगा, तो इसको हम ए इंटू बी भी लिखेंगे प्लस इस ए को हम सी के साथ में भी गुणा करेंगे, तो ये आपके ए इंटू सी भी हो जाएगा। ये जो नियम है आपके बीच में प्लस आ रहा है इसलिए इसको हम योग पर वितरक नियम कहते हैं, गुणन का वितरक नियम कहा जाता है। अब हम लिखेंगे इसमें व्यवकलन पर गुणन की वितरकता का नियम। ठीक है, तो व्यवकलन में कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह पे केवल माइनस करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम व्यवकलन पर गुणन की वितरकता का नियम, गुणन की वितरकता का नियम। ये क्या होता है, बस वही संख्या है योग वाली है, बस आपको केवल प्लस की जगह पे माइनस करना है। तो a इंटू ये आपका हो जाएगा b माइनस सी है मान लो, तो ये हो जाएगा आपके a इंटू बी माइनस ये आपके हो जाएगा a इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पूरा माइनस है तो इसको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। तो ये योग की वितरकता का नियम और व्यवकलन की वितरकता का नियम आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। इसके अलावा आपके इस प्रश्नावली में से क्या प्रश्न बन सकता है, एक तो आपको योज्य प्रतिलोम याद कर लेना है, गुणन प्रतिलोम याद कर लेना है, एक आपको साहचर्य नियम है वो आपको याद कर लेना है, एक आपको याद कर लेना है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है ये तो आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम नाम से ही पता चल रहा है ये नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम। तो आप इसका उत्तर कमेंट करके मेरे को बताना कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस 10वां क्वेश्चन जो है आपके दूसरी प्रश्नावली में से आएगा, ये आपके समीकरण को हल करके बताना है। तो लिख लेते हैं हम पहले दूसरे समीकरण को। ये आपके 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 और प्लस में कितना है 7। इसको हल करेंगे,
इसका पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये तो 8x प्लस 4 ही रहेगा, 8x प्लस 4 ही रहेगा ये तो, और बराबर में कितना आएगा, 3 का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस ये 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर आपके आएगा प्लस में 7। इसकी हम जोड़ बाकी कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपके हो जाएंगे 8x, वैसे वैसे रहेगा 8x, और ये कितने बचेंगे आपके प्लस के 4, ये वैसे वैसे रहेंगे। ये हम 3x वैसे वैसे लिख लेते हैं, माइनस के 3 और प्लस के 7, माइनस के 3 प्लस के 7 कितने बचेंगे, प्लस के 4 बचेंगे, तो यह हो जाएगा प्लस का 4। अब हमारे पास में संख्या बची 3x, 8x, 4 और 4, तो 4 का 4 के साथ में लिखेंगे और x को x के साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके 8x प्लस के 3x, इधर आएंगे तो माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें 8x माइनस 3x बराबर, ये प्लस के 4 वैसे वैसे आएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएंगे आपके प्लस के 4, ये प्लस के 4 इधर आएंगे तो आपके माइनस के 4 बन जाएंगे। तो ये 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 8 में से 3 गए तो ये बचेंगे आपके 5x बराबर, 4 में से 4 गए तो 0 बचेगा। फिर भी हमें तो x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके, ये 0/5। अब 0 में 5 का भाग 0 बाहर ही जाता है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके 0 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 0 लिख लेना है। ऐसे इसका उत्तर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। 81 में किसका भाग देगी वो किसी न किसी का घन बन जाए, 128 में किसका भाग देगी वो किसी न किसी का घन बन जाए। तो हमें क्या करना है, पहले इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 81 के भी गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 81 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर हम बनाएंगे इसमें 3-3 के जोड़े, जिसका जोड़ा पूरा नहीं बनेगा उसका हम भाग दे देंगे। 3-3 के जो ट्रिपलेट बनेगा उसका हम भाग दे देंगे। जैसे 81 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है, इसमें 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 8 और 1 9 होता है, तो भाग देंगे इसमें 3 का, जो कि 8 में 2 बार जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार। फिर हम भाग देंगे 27 में 3 का भाग जाएगा, जो 9 × 27 होता है, 9 बार भाग जाएगा। अब 9 में भाग देंगे वापस 3 का, 3 बार जाएगा, और 3 में भाग 3 का 1 बार जाएगा। तो 27 को हम 81 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 81 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर हम इसमें बनाएंगे 3-3 के जोड़े। तो एक तो आपके ये 3 का जोड़ा पूरा बन रहा है, ये 1 3 यहाँ से अकेला है। अगर ये इसको पूर्ण घन बनाना है, किसी न किसी का घन बनाना है, तो इस एक्स्ट्रा 3 का हमें भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 81 में 3 का भाग दे देंगे, तो बच जाएगा कितना, 27 बच जाएगा। 27 फिर आपका 3 का घन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है, किसका भाग देंगे, 81 में 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर वो क्या बन जाएगा, भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, घन संख्या बनेगी। ठीक है, 3 का भाग दे देंगे तो ये 81 में तो वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। फिर आपको 128 का भी इस प्रकार से गुणनखंड करके देखना पड़ेगा। तो 128 के लिए हम भाग देंगे सबसे पहले 2 का, क्योंकि लास्ट में 8 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग देना बहुत आसान है, संख्या का आधा करना। तो 128 का आधा हो जाएगा 6 और 4। फिर 64 के आधे करने तो हो जाएंगे वो 32। 32 के आधे करने तो वो हो जाएंगे 16। 16 के आधे करेंगे तो वो हो जाएंगे 8। 8 के आधे करेंगे तो वो हो जाएगा 4, और 4 के आधे करेंगे तो वो होगा 2, और 2 के आधे करेंगे तो वो होगा 1। फिर बनाएंगे इसमें 3-3 के जोड़े। तो 128 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको यहाँ लिख लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 2। फिर इसमें बनाएंगे हम 3-3 का ट्रिपलेट। कितने का बनेगा, एक तो इस 3-3 के जो ये 2 हैं ये बन जाएंगे, एक ये जो 2 हैं ये बन जाएंगे। फिर बचेगा हमारा ये 1 2 एक्स्ट्रा। तो 128 में हमें 2 का भाग देना पड़ेगा, तभी जाके ये किसी न किसी का पूर्ण घन बनेंगे। तो 64 बनेंगे, और 64 फिर आपके 2 दूनी 4 का घन हो जाएगा। तो किसका भाग देंगे इसमें, इसमें हम भाग देंगे इस 2 का। तो 128 में 2 का भाग देने पर 128 में किसका भाग देंगे, 2 का। जो भी संख्या एक्स्ट्रा बचती है उसका भाग देना पड़ता है। तो अगर आपकी तो 2 ही है, मान लो एक और संख्या और बच जाती है, इसमें 5 हो जाती, फिर 2 पंजे 10 का भाग देते हैं। तो 128 में 2 का भाग देने पर क्या बन जाएगा, वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या ठीक है बनेगी।
या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये लाइन आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि ये इसमें इसका भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12वां क्वेश्चन है कि 500 रुपये में से 60% राशि खर्च होने पर बची राशि कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन पहले ऊपर भी किया था हमने, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कुल कितने रुपए, कितने 500 रुपये, तो कुल रुपये तो हो जाएंगे कितने रुपए हैं 500 रुपये, 500 रुपये, और खर्च कितना कर दिया, खर्च कर दिया हमने इसमें से 60%, कितना 60%, तो बचत कितनी होगी, 100 में से 60 को घटा लेंगे, बचत कितनी हो जाएगी, बचत बराबर 100 माइनस 60% बराबर कितना आ जाएगा, ये 40%। तो हमने 40% बचाया, वो जो 40% है वो 500 रुपये का ज्ञात कर लेंगे, जो बची हुई राशि आ जाएगी। तो बचत कितनी हो जाएगी रुपयों में, बचत हो जाएगी आपके बचत रुपये में। ठीक है, तो बचत रुपये में कितनी होगी वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 500 का 40% ज्ञात करेंगे। तो वहाँ लिखेंगे हम इसमें 500 का 40%। ये इसको हम आगे हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आपको नीचे लिखना है, मैं आपके जगह कम होने के कारण इसको आगे हल कर रहा हूँ। तो ये 500 का 40% ज्ञात करेंगे, तो ये यहाँ हो जाएगा आपके 500 इंटू 40 और बटे में कितना आएगा आपके 100 आ जाएगा। अब जो संख्या कटती है उसको काट दो, इसके दोनों जीरो से 500 के दोनों जीरो काट देंगे, जो बची हुई संख्या उसको गुणा करके लिख लेंगे। तो 5 इंटू 40 हो जाएगा, 5 इंटू 40, जीरो उसको वैसे वैसे लिख लेंगे, 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो कितने रुपए बचाए उसने बचा लिए 200 रुपये, 500 में से 200 रुपये उसने बचा लिए। तो आप बताना कितने रुपए खर्च कर दिए, कितने रुपए खर्च किए वो रुपए आपको बताना है। परसेंटेज तो 60% है, तो खर्च किए कितने रुपए वो बताना आपको कमेंट करके, कि 500 रुपये थे 200 उसने बचा लिए, तो खर्च कितने किए कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर। अगला जो प्रश्न आएगा आपके 13वां प्रश्न वो आपके सत्य असत्य वाला आएगा, और ये प्रश्न आपके जो घात और घातांक वाली प्रश्नावली है उसमें से पूछा जाएगा। घात और घातांक वाली प्रश्नावली कौन सी, 10वीं प्रश्नावली शायद आपकी है, तो उसमें से ये प्रश्न बनेगा। इसके लिए आपको इसके नियम जितने भी हैं वो अच्छे प्रकार से याद होने चाहिए। जैसे आपको इसमें सत्य असत्य लगाना है। सबसे पहला है कि 3/4 3/4 3/4 कितनी बार है, ये 3 बार है। तो 3/4 की घात कितनी हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी। 3/4 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही लिख रखा है, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। अगला प्रश्न है आपके, ए कोई अशून्य परिमेय संख्या है व n एक धन पूर्णांक है, तो a की घात माइनस n इसका बराबर जो होगा वो a/a की घात n हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कोई भी संख्या अगर घात अगर माइनस में है उसको हम प्लस में लाना चाहते हैं, उसको 1 के बटा में लिखेंगे, लेकिन शर्त ये कि a का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो फिर इसका भी उत्तर 0 हो जाएगा। 0 होगा तो 1/0 का मतलब क्या होता है, ये परिभाषित नहीं होता है, तो ये भी आपके सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या का इकाई पूर्णांक 2 की घात के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना ही मानक रूप कहलाता है। तो किसी संख्या को इकाई पूर्णांक व 2 की घात के रूप में गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करना ही मानक रूप कहलाता है। देखो 2 की घात के रूप में जरूरी नहीं कि 2 की घात के रूप में आए, तो फिर आपके ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपके ये 4/5 की घात अगर 50 में घातांक कितनी है, तो घातांक आपकी ऊपर वाला घातांक कहलाती है। ठीक है, ये तो आपकी घात कहलाती है, ऊपर वाली क्या कहलाती है, घात कहलाती है, नीचे वाली क्या होती है, ये घातांक होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपकी बिल्कुल ये सही है, सत्य है। अब अगला जो प्रश्न आपके वो रिक्त स्थान वाला आएगा, और ये प्रश्न आपकी जो चतुर्भुज वाली प्रश्नावली है उसमें से पूछा जाएगा। तो आइए इसको हम हल कर लेते हैं। यदि एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है तो वह आकृति उत्तल बहुभुज कहलाती है। तो इसको हम लिखेंगे उत्तल बहुभुज कहलाती है। 180 से ज़्यादा होगा तो फिर आपके अवतल हो जाएगा। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं का युग्म, समलंब में कितनी भुजाएं समांतर होती हैं, तो उसमें एक भुजा जो जोड़ा है वो समांतर होता है। जैसे ये एक लाइन है और इसके समांतर एक और भुजा खींच ली हमने, तो भुजाओं का ये जो एक जोड़ा है वो समांतर कहलाता है, और इनका जो दूसरा जोड़ा है वो समांतर नहीं होता। ये भी आपके समलंब चतुर्भुज ही कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है। क्षेत्रफल होता है, जैसे मान लो ये समांतर भुजा है, ए और बी 2 समांतर भुजा हैं और ये इनके बीच की दूरी है h। इसका सूत्र होता है 1/2
इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि a+b इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई h हो जाएगा। ये इनके क्षेत्रफल का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें एक लिखेंगे, पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर होते हैं। तो पतंग के जो विकर्ण है वो एक दूसरे के लंब, एक दूसरे पर लंब होते हैं। क्या होते हैं वो? लंब होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लंब। यहाँ हो जाएगा आपके एक युग्म समांतर होता है। इसमें आ जाएगा आपके उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें हम लिखेंगे सभी। वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं? सारी भुजाएं वो बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपका 14 क्वेश्चन, आपकी जो प्रश्नावली चतुर्भुजों को समझना है उनसे पूछा जाएगा, तो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 15वां सवाल आपके खंड अ को खंड ब से मिलान करना है, जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल से इसको मिलान करना है। देखो लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके उत्तर क्षेत्रफल में निकालना है। P और Q का गुणा करेंगे तो P इंटू क्यू क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। अब PQ कहाँ दे रखा है आपके? PQ आपके चौथे में दे रखा है, ये इसका उत्तर है। फिर 10m और 5n, तो 10m इंटू 5n। तो इसमें m को n से करेंगे, संख्या को गुणा कर लेंगे। तो 5 का 10 से करेंगे तो 50 हो जाएगा और m इंटू n आएगा। तो 50mn इसका उत्तर होगा, क्योंकि आपके 3 नंबर में दे रखा है। 2x² और 5y², 2x² और इसमें गुणा करना है 5y² से, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, और x की घात 2 रहेगा और y की घात भी 2 ही रहेगी। तो 10x² y² कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। देखो अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो इनकी जो संख्या है आगे वाली, इनको गुणा करके देख लेना, आगे आंसर मिल जाएंगे। जैसे 2 और 5 को गुणा करें तो 10 आएगा, 10 आपके इसी में दे रखा है। ये 3 और 4 को गुणा किया तो 12 आया, 12 केवल आपके इसी में दे रखा है। ऐसे तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। और फिर x कितना हो जाएगा? 1x तो ये है और 2x ये है, x² और 1x, ये कितना हो जाएगा? आधार समानुपात पे इनकी घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? x की घात 3 हो जाएगा। तो ये आएगा आपके 12x की घात 3 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो पाई चार्ट वाली जो प्रश्नावली है, ठीक है, उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको आंकड़ों का प्रबंधन वाली जो प्रश्नावली है वहाँ से प्रश्न बनेगा। यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो आपके 2 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। एक तो 4 नंबर का ये वाला आएगा और एक 4 नंबर का आपके जो जिसमें या तो ये पाई चार्ट बनाना है या फिर आपको एक प्रायिकता का प्रश्न पूछा जाएगा। 4 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो इसमें आपके निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचना है। सारणी में व्यक्तियों के समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 36 व्यक्ति हैं। और रंग कितने हैं? 1 2 3 4 रंग हैं। तो इसमें से किस व्यक्ति का कितना कोण बन रहा है? व्यक्तियों के द्वारा पसंद किए रंगों का आपको कोण निकालना है। केंद्र के ऊपर कितने का कोण बनेगा वही निकालना है। तो केंद्र के ऊपर कोण निकालने के लिए आपको टोटल देखना होगा कि टोटल में से लाल रंग की कितने, नीले रंग की कितने, और फिर इसको 100 से गुणा कर 360 से गुणा कर देंगे, क्योंकि वृत्त के चारों ओर जो कोण बनता है ये केंद्र के चारों ओर वो 360 डिग्री का बनता है। तो जो भी है वो पहले हम नीले रंग का भाग ज्ञात करेंगे। 36 में से नीले रंग का भाग कितना आ जाएगा? तो 18/36 आ जाएगा। फिर इसको 360 से गुणा करके इसका कोण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ इसको, कि नीले रंग का भाग, नीले रंग का कोण ज्ञात कर लेते हैं। नीले रंग का कोण ये कितना हो जाएगा? नीले रंग के टोटल कितने? नीले रंग के टोटल तो हैं इसमें 18, और कुल कितने व्यक्ति हो रहे हैं? 36 हो रहे हैं। तो ये बट्टे में आ जाएगा आपका 36। अब आपको क्या करना है? इसका कोण ज्ञात करना है। तो इसको 360 से हम गुणा करेंगे, क्योंकि केंद्र के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनता है वृत्त में। अब फिर आपको 18 के पार से 36 को काट देना है 2 बार। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 2 के पार से वो जो कटेंगे 36 360 वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 एकम 2 और 360 को काटेंगे हम 180 बार। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा? 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा ये। अगला सवाल, इसमें अगला जो है हरे रंग के लिए देखते हैं। तो हरे रंग का भाग कोण कितना हो जाएगा? हरे रंग का कोण ये हो जाएगा, हरे रंग के कितने व्यक्ति हैं? 9 बटे में कुल कितने व्यक्ति हैं? 36 व्यक्ति हैं, और कोण कितने का बन रहा है? 360 का बन रहा है। इसको भी हम काटेंगे। 9 एकम 9,
एक बार, ये 9 चौक 36, 4 बार। फिर हम 4 के बाद से 4 को काट देंगे एक बार, और इसमें 36 को काट देंगे 9 बार, और एक 0 और लगेगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा आपके 90 डिग्री आ जाएगा। लाल रंग के कितने, लाल रंग का कोण, तो लाल रंग का जो कोण है वो ज्ञात कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, लाल रंग के कितना कोण है, तो ये ज्ञात करने के लिए व्यक्ति कितने लाल रंग के, 6 लोग लाल रंग को पसंद करते हैं। इसमें से टोटल कितने व्यक्ति हैं, 36 हैं। कोण ज्ञात करना तो 360 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ काट दो इनको, 36 से ये 10 बार काट दो और गुणा कर दो 6 को 10 से, तो कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री हो जाएगा। और अगला है फिर आपके पीले रंग का कलर। तो पीले रंग का व्यक्ति है 3। पीला रंग पसंद करने वाले कितने हैं, पीला रंग का कोण आ जाएगा आपके, पीला रंग का कोण ये हो जाएगा आपका 3 और बटे में 36, 3/36 इंटू 3600। अब इसको हम 36 से काट देंगे, 36 से कम 36, ये 36 10 बार कट जाएगा, और 3 को गुणा कर देंगे 10 से, जो कितना आ जाएगा आपके 30 डिग्री। ऐसे आप इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो 36 से 18 से नहीं काट के, इसको हम 36 से काट लेते हैं इधर। ये 36 से कट जाएगा आपके 18, ये 360 10 बार, और 18 को 10 से गुणा करेंगे, 18 को 10 से गुणा कर लेंगे, तो 18 इंटू जो 10 है, 18 इंटू 10 वो आपके 180 डिग्री के बराबर आएगा। ऐसे आपको ये 90 वाला वो ये कर लेना है। 360 में 36 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है। और 10 को 90 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 9 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, उत्तर आपके 90 180 आने वाले हैं। अब आपको इनका जो है वो पाई चार्ट में बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जो बड़ा वृत्त इसमें इस प्रकार से खींच लेना है, फिर बीच में आपको इसका केंद्र बना लेना है। केंद्र बनाने के बाद में आपको जो पहला कोण कौन सा ज्ञात किया था, नीले रंग का, तो नीले रंग का लिख लेंगे, जो कितना है 180 डिग्री का है। तो आपको एक लाइन खींचनी है, और 180 डिग्री बनाने के लिए आपको एक सीधी लाइन खींचनी होती है। 180 डिग्री का कोण ये सीधा बनता है। तो ये जो कोण है, ये वाला कोण वो पूरा आपके 180 डिग्री का ही कोण है। ये वाला कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये कौन सा कलर है, ये नीला कलर है। कितने व्यक्ति हैं इसमें, इसमें व्यक्ति हैं आपके 18। आधा काम यही कर रहा है, 36 में से 18 तो नीले ही, तो आधा कोण इसका बन जाएगा। फिर आया आपने लाल रंग का, उससे पहले हरे रंग का। हरे रंग के कितने, 90। तो ये 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना बनेगा, ये 90 का बनेगा। और ये कौन से कलर का है, हरे कलर का है। जो बचे हुए 2 कलर, इसमें एक 60 है और एक 30 है। तो लाल रंग का जो है वो आपके 60 डिग्री का कोण है, और बचा हुआ जो है आपके पीले कलर का हो जाएगा। तो ये जो कोण है वो आपके 60 डिग्री का कोण है। ये वाला कोण कितने का है, 60 डिग्री का। जो बचा हुआ कितना है, वो 30 डिग्री का। तो ये लाल रंग का हो जाएगा, और ये 30 डिग्री का कोण वो पीले रंग का हो जाएगा। चाहे तो हम इसमें इनकी संख्या भी लिख सकते हैं। नीले रंग के कितने, 18, तो ये 18 भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, 18। फिर ये कितने, 9, ये 6 और ये 3। ऐसे इनकी संख्याओं को आपको केंद्रीय प्रवृत्ति में आपको जो पाई चार्ट है वो बना के बता देना है। अगला प्रश्न आपके आएगा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपकी प्रश्नावली है, घन और वर्गमूल वाली प्रश्नावली। उससे 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो अब्बाजी गुणनखंड विधि, वर्गमूल ज्ञात करने की, और एक आपको भाग विधि, दोनों अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। तो इसमें हम अब्बाजी गुणनखंड विधि के द्वारा 7744 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें लाइन खींचेंगे और इसको 7744 को लिख लेंगे। लास्ट में 4 तो भाग देंगे 2 का, 7 में जाएगा 3 बार, 17 हो जाएंगे, 8 बार भाग जाएगा। फिर बचेगा आपके 14, तो 14 में जाएगा आपके 7 बार, और 4 में जाएगा 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 3 में जाएगा 1 बार, 18 में जाएगा 9 बार, और 7 में जाएगा 3 बार, और 12 में जाएगा 6 बार। फिर 1936 में भाग देंगे 2 का, 19 में जाएगा आपके 9 बार, 9 दूनी 18, और 13 में जाएगा आपके 6 बार, 2 6 12, 1 जाएगा 16 में 8 बार, तो 968 आ जाएगा। 968 में 2 का भाग देंगे 4 बार, 8 बार और 4 बार आ जाएगा।
ये 4 8 4 किसके, ये 22 के हैं, तो इसमें 22 नीचे जो आपके 22 उतराएंगे, ऊपर आपके 4 हो जाएंगे, 2288 उतराएगा इसका। तो ये जाएगा आपके 242 बार। 242 में भाग देंगे 2 का, जो कितनी बार जाएगा 121 बार। 121 में आपकी 11 का ही भाग जाएगा 11 बार, 11 में 11 का 1 बार, क्योंकि ये जो 121 है वो आपके 11 के वर्ग हैं। तो इसको हम अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 7744, फिर इसको अंडर रूट के अंतर्गत गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 कितनी बार इसमें, 2 है आपके 6 बार, तो 2 लिखेंगे इसमें 6 बार। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2। 11 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार 11 लिखेंगे। फिर इसमें हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा और 11 का एक जोड़ा। इस जोड़े में से एक एक संख्या को, अंक को बाहर निकालेंगे। इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 1 2 बाहर आएगा, इसमें से 1 2 बाहर आएगा, और इसमें से 1 11 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, फिर इनको यहाँ पे गुणा कर लेना है। 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, ठीक है 4 हो जाएंगे, और ये 22, 11 दूनी कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। 22 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके 88 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कोण आपको सी ज्ञात करना है, जिसमें आपके ये वाला कोण दे रखा है, ठीक है, ये वाला कोण आपको दे रखा है। यदि कोण बी बराबर 120 डिग्री हो और ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो ध्यान रखना 2 समांतर रेखाओं के बीच में अगर इस प्रकार से तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है, तो इनके अंदर जो कोण बनता है उनका योग समपूरक होता है, मतलब इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर आता है। इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कोण बी बराबर कितना दे रखा है, कोण बी बराबर तो दे रखा है हमें 120 डिग्री, और ये आपके कोण बी प्लस कोण सी, इनका जो जोड़ है वो कितना आएगा आपके 180 डिग्री आएगा। कारण क्या है कि 2 समांतर रेखाओं के जो अंतर कोण है, तिर्यक रेखा द्वारा अंतर कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण बी का मान कितना लिखेंगे 120 प्लस कोण सी बराबर 180, तो कोण सी बराबर आ जाएगा आपके 180 माइनस 120। 180 में से हम 120 को घटाएंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना लिखेंगे हम 60 डिग्री लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, इससे 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो 2000 के अंत में उस शहर की जो जनसंख्या कितनी वो ज्ञात करनी। तो 2000 वर्ष का मतलब 1998, 99 और 3 साल के बाद में इसकी जो जनसंख्या वो ज्ञात करनी है। तो 3 साल में ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो वृद्धि दर है वो ज्ञात करनी है। तो ये जैसे इसमें प्रारंभिक दे रखा आपको, ये जैसे मूलधन है, ये कितनी हो जाएगी आपके पी कितना दे रखा है प्रारंभिक, वो हो जाएगा आपके 20,000, और दर कितनी है, रेट कितनी है आर दर, वो हो जाएगी आपके 5%, और ये आपके वृद्धि है 5% वृद्धि, तो प्लस में आएंगे। और समय कितना हो रखा है टाइम, तो समय हो जाएगा टाइम का वो आपके 97 से 2000 यानी कि 98, 99 और 2000, 3 वर्ष इसमें समय हो जाएगा। हमें याद करना है वो 2000 यानी कि 3 साल के लास्ट में इसमें कितना है जो जनसंख्या हो जाएगी। मिश्र दर ज्ञात करना है, जैसे ये मूल दर है, ये दर है, ये समय है 3 साल का, इसमें 3 साल का मिश्र दर हमें ज्ञात करना है। तो वर्ष 2000 के अंत में जनसंख्या के अंत में जनसंख्या ये क्या होगी, फिर ये लिखेंगे हम इसमें आर का, पी का मान कितना है, पी का मान दे रखा आपके 20,000, कितना लिखेंगे 20,000 लिखेंगे, और 20,000 इंटू इसका सूत्र लिख लेते पहले, ठीक है, एन वर्ष बाद जनसंख्या, एन वर्ष बाद की जनसंख्या, ये ज्ञात करने के लिए आपके पास में पी होना चाहिए, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी पावर एन लिखो या इसकी जगह पे टी भी लिखा जाता है। मान लिख लेंगे इसमें हम, प्रारंभिक मान कितना है आपके 20,000, ये 20,000 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है 5, और बट्टे में कितना आ जाएगा 100,
ठीक है, और उसकी घात कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 20,000 इंटू 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 105 हो जाएगा। 105 में 100 का भाग देना है और बटे ऊपर की घात कितनी है, 3 है। 105 और 20 100 को हम लिखेंगे, 105 को तो लिखेंगे 5 के पावर से 21 बार, 10 में 2 बार और 5 में 1 बार 21 बार, और 100 में जाएगा 20 बार। तो इसको हम 21/20 के रूप में 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको हम, ये आपके पास में 20,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। इनके 3 जीरो से ऊपर वाले 3 जीरो हट जाएंगे और 2 के पावर से इसको 20 को काट देंगे 10 बार। अब और किसी को नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे भाग करना थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा। तो 441 और 210 इन दोनों को हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 10 और 21 को गुणा करेंगे, 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, और बट्टे में कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। हम चाहे तो इसको 2 के पावर से और काट सकते हैं, लेकिन फिर भाग देना पड़ेगा वापस, तो इसको हम अभी यहीं रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 210 इंटू 21 को 21 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 441, और बट्टे में कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर आपको भाग देना है इसमें गुणा करके, तो 441 इसको भाग देना है 210 से, गुणा करना है इसमें, फिर 4 का भाग देना है। तो 0 0 0 और 1 4 4 और एक बार और करना पड़ेगा 4 से 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, सबकी जोड़ करेंगे 0 1 6 8 और 4 12 के 2, असल का 1 8 और 1 9। तो इसका जो उत्तर है वो 92,610 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आपके 92,610। इसमें भाग देना है 4 का, इसमें हम 4 का भाग दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 4 तिया 12, ऊपर से उतरेंगे 6। ठीक है, 6 में भाग जाएगा आपके एक बार, 6 एकम 6, 2 बचेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2300। 1 मिनट, ये वापस करते भाग। 9 में 2 बार जाएगा 8, ये बचेगा 12, 12 में जाएगा 3 बार, ऊपर से उतरेंगे 6, 4 में जाएगा। ठीक है, 4 में जाएगा आपके, 6 में जाएगा एक बार। ठीक है, 2 बचेंगे, ऊपर से उतरेगा आपकी ये 1। ठीक है, 0 उतार दिया मैंने, ये 1 उतरेगा, फिर 4 पंजे 20 हो जाएगा, बचेंगे 1, फिर ऊपर से उतरेगा 2। तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। तो ये 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, अब फिर जाएगा आपके 5 बार। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आपके इस प्रकार से आएगा, 23,152.5 इसका उत्तर होगा, 23,152। तो कितना उत्तर आ जाएगा इसमें, 3 साल बाद में 23,152 आ जाएगा, 23,152.5 कर देंगे। किस प्रकार से आपको जिसका उत्तर निकालना है। 20वां जो प्रश्न है वो आपके अनुपात समानुपात वाली 11वीं प्रश्नावली से आएगा। ठीक है, और ये मैंने आपने उसमें वीडियो में नहीं बताई थी, भूल गया था मैं, इसको मैं अलग से वीडियो बना के समझा देंगे। इसमें क्या हो रखा है, किसी सॉफ्ट फैक्ट्री ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 480 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। देखो, समय बढ़ेगा तो बोतलों की संख्या भी बढ़ेगी, समय घटेगा तो बोतलों की संख्या भी घटेगी। तो इसमें कैसा अनुपात है, ये सीधा अनुपात है, सीधा संबंध है ये। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे ये, फिर इनको इसमें लिख लेंगे। तो ये बीच में एक लाइन खींच के इसकी एक बड़ी सी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके ये बोतलों की संख्या। ठीक है, बोतल की संख्या लिख लेंगे, बोतल की संख्या, और इधर लिखेंगे हम इसमें समय दोनों घंटे में ही है, तो ये आपको घंटे में ही रखना है। बोतल की संख्या 840 है, तब समय कितना लग रहा है, 6 घंटे। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं समय घंटे में, यहाँ 6 घंटे हो जाएगा। फिर आपको 5 घंटे में बताना है। तो देखो, अगर 6 घंटे का काम 5 घंटे में करवा रहे हैं तो फिर आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। टाइम मतलब ये कि 6 घंटे में 840 बोतलें भर रही हैं, तो 5 घंटे में इससे कम ही बोतलें भरेगी। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि वो x बोतलें भर रही हैं, x बोतल। ये जो संबंध है बोतल का और समय का वो सीधा संबंध है।
बोतल व समय का सीधा संबंध है। डायरेक्ट इसमें आपको रिलेशन है, सीधा संबंध है। तो इसमें क्या होगा, सीधा ही लिखेंगे, सीधा संबंध है। तो ये तो हो जाएगा आपका x1 y1, ये x1 x2 और ये हो जाएगा आपका y1 और y2। सीधा संबंध है तो फिर इसमें हम लिखेंगे कि a1 बटा a2 या x1 बटा x2, x1 बटा x2। और देखो अगर व्युत्क्रम होता तो हम यहाँ पे उल्टा लिखते हैं, y2 ऊपर लिखते हैं y1 नीचे लिखते हैं, लेकिन ये सीधा है इसलिए y1 बटा y2 लिखेंगे। x1 का मान कितना है 840 और बटे में कितना है x2 कितना है 6, बराबर इधर कितना है x बोतल और बटे में कितना है 5। पहले क्या करेंगे, इसका 5 का गुणा करके 6 से भाग दे देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 840 इंटू 5 और बटे में 6। इसका हम भाग दे के देख लेते हैं, 2 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भाग भी जाएगा। तो 6 एकम 6 और 6 का भाग 8 में जाएगा एक बार, 2 बचेंगे 24, 6 का भाग 24 में जाएगा 4 बार और 1 0 और लगेगा। तो 140 को गुणा कर लेना आपको 5 से, गुणा करें तो 0, 4 5 20 हासिल के 2, 5 और 2 7। तो कितना हो जाएगा आपके 700 बोतलें, 700 जो बोतलें वो भरेंगी, 700 बोतलें। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है आपके 21वां सवाल है। समीकरण में आपको हल करना है और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। 2 और 2 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हल कर लेते हैं पहले इसको। तो पहले तो हम इसमें एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेके हल करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके एलसीएम, इसमें 2 लघुत्तम ले लेते हैं। 2 इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को m से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 2m, माइनस ये आपके 2 का भाग 2 में 1 ही बार जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा, माइनस का m माइनस 1 हो जाएगा और बराबर में वही चलता रहेगा। ठीक है, इसमें 1 और 3 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 1 और 3 की जो एलसीएम है वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 1 का भाग 1 में 3 बार जाएगा और 3 को 1 से गुणा करें तो 1, माइनस 1 का भाग 3 में 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा और 1 को इससे m माइनस 2 से गुणा करेंगे तो ये आपकी m माइनस 2 आ जाएगा। अब आपको इसको हल कर लेना है, इसका अंदर गुणा कर देंगे बाद में और इसका हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2m माइनस m और माइनस माइनस प्लस का और बटे में 2, बराबर इधर हो जाएगा ये 1 माइनस m प्लस 2 और बटे में 3। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2m में से 1m गया तो 1m बचेगा, m प्लस 1 और ये जो 3 इसके भाग से गुणा में आ जाएंगे, बराबर इधर क्या बचेगा आपके, ये है आपके प्लस का 1 और प्लस के 2, 2 और 1 कितने होंगे 3 माइनस m और बटे में 3 हो जाएगा। तो और इसके बटे में कितना आएगा आपके 2 आ जाएगा। अब इसको आपको पक्षांतरण करके हल करना है। तो ये हम इसमें गुणा कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 3, कितना होगा ये 3m प्लस 3। अच्छा, इनका गुणा कर दिए तो बटे वाली संख्या वापस नहीं लिखनी है। तो ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 3 बराबर m 3 माइनस m, माइनस के m को इधर लाएंगे तो प्लस का m हो जाएगा। तो ये आएगा आपके 3m प्लस m बराबर ये 3 प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये कितना हुआ आपके 0, 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा इधर और इधर क्या हो जाएगा आपके 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो 4m बराबर 0, तो m बराबर 0 बटे 4 बराबर 0 उत्तर आएगा। ठीक है, उत्तर की जांच करनी है तो आपको जहाँ m है वहाँ पे 0 लिख के इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर दोनों तरफ बराबर मिलेगा। अगला जो अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको एक पाई चार्ट दे रखा है और इस पाई चार्ट के आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टोटल इस पाई चार्ट में 3000 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है, जो प्रतिशत में दे रखी है आपको इस प्रकार से, और इन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ये खतरनाक तरीके से वाहन चलाना 29%, दुर्घटना हुई 29.9, अनुशासन भंग करना 2.3%, अचानक ब्रेक लगाना 1.9%, अनजान कारणे से 28.5% और शराब सेवन करके वाहन चलाना 2%, वाहन तेज़ गति से चलाना 25%,
और यातायात नियमों की अवहेलना 10.4% है। अब ये क्वेश्चन पहले आ रखा है, पुराने पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वहाँ से लिया गया ये। पहला प्रश्न आपकी ये है कि वाहन तेज़ गति से चलाने पर कितने प्रतिशत और कितनी दुर्घटनाएं हुई। तो तेज़ गति से चलाने पर कितने हैं, 25% है। तो 25% किसका है, कुल दुर्घटना कितनी हुई, 3000। तो 3000 का आपको जो 25% ज्ञात करना है। तो पहला हम यहाँ पे करेंगे, कुल दुर्घटना कितनी हुई, कुल दुर्घटना कितनी हो रखी है, वो हो रखी है आपके 3000 हो रखी है। और इसमें आपको ये दे रखा है कि वाहन तेज़ गति से चलाने पर कितनी दुर्घटना हुई, 25%। तो वाहन तेज गति से चलाने पर हुई दुर्घटना वो कितना परसेंट है, वो 25% है। आपको संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हुई दुर्घटना दी आपके हो जाएगा टोटल कुल का आपकी जो 3000 का 25% ज्ञात कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3000 का 25%, 3000 का की जगह इंटू 25 और बटे में आ जाएगा 100। इसको 25 को 1 और 100 को 4 बार काट देंगे 125 से, फिर 4 के पार से हम इसको काट देंगे 3000 को। तो 3000 बटे में 4 का भाग 30 में देंगे तो 4 और 7 28, 2 बचेंगे, 4 और 5 20 और फिर 1 बचेगा आपके 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो कितनी दुर्घटना हुई, 7500 दुर्घटनाएं किसके कारण हुई, वो है वाहन तेज़ गति से चलाने पर। इस कारण है जो सबसे ज़्यादा जो 25% दुर्घटना हुई 750 वो है। दूसरा प्रश्न आपकी ये है कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक की किस गलती से होती हैं। यहाँ ऐसी गलती से कितनी दुर्घटनाएं हुई है, संख्या भी बतानी है और दुर्घटना का नाम भी बताना है, किस कारण ये हुई। सबसे ज़्यादा इसमें आपके 29.9% है। सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है 29.9%। वो क्यों हुई है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना 29.9% आपका उत्तर लिखना है। तो दूसरे का लिखेंगे हम इसमें खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। सेकंड का हम क्या लिखेंगे, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना कितना परसेंट है, तो 29.9% जो दुर्घटना है वो खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के कारण हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 23। ये आपके निबंधात्मक प्रश्न है, ये आपके 8 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले हम ये वाला पहला प्रश्न कर लेते हैं, गुणनखंड 4p² माइनस 9q²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4p² माइनस 9q²। ये जो सवाल है वो आपका a² माइनस b² के रूप में होगा। तो इसको लिखेंगे हम a+b और दूसरा लिखेंगे हम a-b। ठीक है, a और b को पहले इसको व्यवस्थित रूप में लिखना पड़ेगा। तो 4p को हम क्या लिख सकते हैं, 2p² लिख सकते हैं। 4 को 2 और p² का 2p लिख लेंगे इसमें, माइनस 3q² का हो जाएगा आपके ये 9q² का 3q और इसका होल स्क्वायर। a का मान 2p और b का मान 3q है। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2p + 3q और सेकंड आ जाएगा आपके 2p - 3q। बस यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आपके 63 है और ये 112। 63 और 112 में हम यहाँ पे भाग दे देंगे 63 में, और यहाँ संख्या लिख लेते हैं 63 a² माइनस 112 b²। इसको पहले a और b के रूप में, a और स्क्वायर और b² के रूप में लिखेंगे। यही सवाल है वापस ये। तो 9 तो इसमें किसी की संख्या का भाग जाता होगा, इस 7 के बारे में आते हैं 9, इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा, 7 एकम 7 और फिर बचेंगे 4, तो 7 संग 42, इसमें 7 का भाग जाएगा 9 बार। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये 7 का भाग दे देंगे इधर से। तो ये कितना आ जाएगा आपके, 7 का भाग देने के बाद में 7 9 में 63, तो 9a² माइनस ये आ जाएगा आपके 7 एकम 7 और बचेंगे फिर 7 एकम 7 बचेंगे 6। एक मिनट वापस करते हैं, 7 एकम 7 बचेंगे 4, 42 हो जाएंगे, 7 संग 42, तो 16 b² आपके ये हो जाएगा। इसको वापस व्यवस्थित रूप में लिखेंगे, 7 तो बाहर ही आएंगे,
इसको लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 का लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके साथ को बाहर ही रखेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल लेंगे ये वाले सूत्र से। एक बार प्लस में इनकी 3a प्लस 4b और एक बार माइनस में 3a माइनस 4b, ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है 64 एक्स स्क्वायर माइनस 49, 64 एक्स स्क्वायर माइनस 49, इसको भी ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ये आएगा आपके 64, 8 के वर्ग है तो 8 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब सवाल बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको लिखेंगे एक बार प्लस में ए प्लस बी और दूसरी बार लिखेंगे इसको माइनस में ए माइनस बी। यहाँ पे इनके मान लिख लेंगे, ए का और बी का मान। ए का मान आपके हैं 8x प्लस 7 और सेकंड आ जाएगा आपके 8x माइनस 7। यही अपने क्या है, आंसर है। अंतिम सवाल है इसका, ये है आपके 16x की घात 5 माइनस 144 x की घात 3। तो इसको यहाँ कर लेंगे, ये इसको साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपके दे रखा है 16x की घात 5, 16x की घात 5 माइनस 144 x की घात 3। इसमें से हम क्या करेंगे, x की घात 3, ये x को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, x को कॉमन निकालेंगे, या फिर x स्क्वायर को भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन वापस ये स्क्वायर नहीं बचेगा तो इसको हम करेंगे कि x की घात जो 1 है वो x कॉमन निकालेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 16x स्क्वायर माइनस 144 x की घात 2, ये हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ 4 बचेंगे, 2 नहीं बचेंगे 4। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 16x की घात 4, तो ये लिख लेंगे, ये 2x के रूप में हो जाएगा, ठीक है। ये 4x हो जाएगा, 4x और उसकी घात 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें x कोष्टक 16 को लिखेंगे ये 4 और इसको लिखेंगे हम x स्क्वायर और उसकी घात 2 माइनस ये 12 का हो जाएगा और x का होल स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसमें हम इसको गुणा करेंगे दोनों से, x बाहर आएगा और ये अंदर आएगा आपके 4x माइनस 12 और 4x प्लस 12, ये x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 12, ये इसके फाइनल आंसर होंगे। इसके अथवा में दे रखा है, ये आप भाग करके देख सकते हैं। ये भाग करेंगे तो आपको इसमें से कई सारी संख्या कट जाएगी, ये भी मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा। नेक्स्ट है फिर आपके अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, आपके क्षेत्रमिति से पूछा जाएगा, क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली से। देखो इसमें आपके बेलन का कर लेते सवाल कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और बेलन बी का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक होगा। दोनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन भी कीजिए और जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है। देख लेते हैं हम इसको, पहले इसका हम देख लेते हैं। ये व्यास दे रखा है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो ये दे रखा है आपके व्यास 7 सेंटीमीटर, बेलन ए का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है ये, और इसकी ऊंचाई 14 है ये वाली, और इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 है। तो ये बताना है कि किसका आयतन ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि अगर बेलन ए का अगर व्यास 7 है तो इसका आर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7/2, और इसका जो आर है वो कितना हो जाएगा 14/2 हो जाएगा, बराबर में 7, और ऊंचाई तो इसकी 14 है, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 है। तो यहाँ लिखेंगे हम बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर कितना है इसके लिए, तो ये व्यास दे रखा है 7, तो 7/2 हो जाएगा, और एच बराबर 14 हो जाएगा। मान लिखेंगे इसमें 22/7 इंटू आर का मान कितना लिखेंगे 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, इंटू एच कितना आपके पास में 14। तो 7 से तो 7 कट जाएंगे, 2 के बार से 22 कटेंगे 11 बार, और 2 के बार से 14 कटेंगे 7 बार। संख्या क्या बची अपने पास में 11 इंटू 7 इंटू 7, 11 7 77 इंटू 7, तो 7 7 49 हासिल के 4, 7 7 49 और 4 53,
539 ये घन सेमी आया इसका, 539 घन सेमी। अब बेलन बी का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे हम बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन। तो बेलन बी के आयतन में वही सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है, आर दे रखा है 14/2, व्यास 14 है तो आर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपके एच बराबर 7 सेंटीमीटर। इसमें हम मान लिखेंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर तो 7 इंटू 7, और एच कितना है 7 है। इसको 7 से काट देंगे, फिर आपके 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 इंटू 7 इंटू 7, 22 7 154 इंटू 7, तो 154 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 पंजे 35, 36 37 हासिल के 3, 7 एकम 7 और 3 10। तो किसका आयतन अधिक है, तो बेलन ए का आयतन तो आपके 539 है, बेलन बी का आयतन कितना है 1078 घन सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे इसमें बेलन बी का आयतन है वो अधिक है, बेलन बी का आयतन अधिक है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर इसके अथवा में सवाल दे रखा है, वो भी हम देख सकते हैं। एक से घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 है और आयतन दे रखा है 900। कुछ नहीं करना है, आयतन का सूत्र होता है वो लगा लेना है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसमें जो पाई आर स्क्वायर है इसको आधार कहते हैं। ये जो बेलन है ये इसका आधार होता है, ठीक है। ये आधार का क्षेत्रफल है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो इसमें आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है और आयतन दे रखा है। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन वो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई एच से लिखेंगे। आयतन कितना दे रखा है 900, यहाँ आ जाएगा आपका 900 बराबर आधार का क्षेत्रफल कितना आया 180, तो यहाँ आ जाएगा आपका 180 इंटू एच का मान में ज्ञात करना है। 180 का 900 में भाग दे देंगे तो एच बराबर आ जाएगा 900/180, 0 से 0 कटेगा तो एच बराबर कितना आएगा 18 पंजे 90, तो आंसर आ जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका उत्तर कितना आएगा आपके 5 सेंटीमीटर आएगा। यह इसके अथवा में आपको एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है खेत का, विकर्ण की लंबाई दे रखी है और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का मान इसमें दे रखा है। तो इसका सूत्र होता है 1/2 एकन इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग इंटू उनके बीच की इंटू विकर्ण हो जाएगा। तो ये वाला भी हम इसमें लगा सकते हैं। सूत्र क्या बनता है इसका, सूत्र मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका सूत्र बनता है 1/2 क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग इंटू क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। तो योग तो दे ही रखा है, इसमें कितना लिख लेंगे, इसमें 1/2 इंटू विकर्ण कौन कौन से 8 और 13, तो 8 + 13 इंटू ऊंचाई कितनी है, विकर्ण कितना है 24 मीटर है। तो इनको गुणा कर लेंगे 2 के पार से और इनको भाग दे देंगे 2 के पार से, 24 में 12 बार भाग जाएगा। 8 और 13 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर 21 को गुणा कर लेना 12 से, आपका उत्तर आ जाएगा 12 एकम 12 की 2 हासिल का 1, 12 दूनी 24 और 1, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 252 इसका उत्तर आएगा। ऐसे इस सवाल को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई सा भी कर लेना अथवा हमें दोनों में से एक करना है। फिर अगला जो सवाल है 25वां सवाल आपकी ग्राफ वाली प्रश्नावली का है, 13वीं प्रश्नावली से पूछा जाएगा। ये आलेखों का परिचय, एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, अथवा में आपको दोनों में से कोई एक करना है। तो एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री का आलेख ग्राफ में दर्शाया गया है। ये बिक्री बता रही कि करोड़ों में कितने का आमदनी हुई बिक्री, और ये आपके साल दे रखा है। तो 2002 में, अच्छा इसमें पैमाना क्या है, एक्स अक्ष पे तो 1-1 का है और वाई अक्ष पे क्या है 2-2 का है, ठीक है। 2-2 का अंतर, 2-2 का अंतर यहाँ पे दे रखा है तो 2-2 का गैप हो जाएगा। इसमें आपके 1-1 साल का अंतर है तो इसमें आपको 1-1 साल लिख लेना है। 2 बड़े खाने बराबर आपको इसमें 1 लेना है। इसमें ये दे रखा है कि वर्ष 2000 में कितनी बिक्री हुई, तो ये 4 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। फिर 2003 में ये 6 और 8 के बीच में क्या आता है 7 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 7 करोड़। 2004 में 6 करोड़,
2005 में वापस ये हाईएस्ट हुई है 10 करोड़ की, और 2006 में आपके कितनी हुई है 8 करोड़ की। तो निम्न आपकी जो बिक्री ज्ञात करनी है। 2002 में कितनी बिक्री है, तो 2002 में बिक्री है 4 करोड़, इसका उत्तर कितना लिखेंगे 4 करोड़। 2006 में कितनी बिक्री थी, तो 2006 में थी 8 करोड़। 2006 में कितनी हुई 8 करोड़। सेकंड है आपके वर्ष 2003 में कितनी है, तो 2003 में हो जाएगी आपके 7 करोड़। 2003 में 7 करोड़। 2005 में कितनी है, तो ये हो जाएगी सबसे ज़्यादा 10 करोड़। वर्ष 2002 और 2006 की बिक्री में कितना अंतर है, तो 2002 में तो आपके 4000 है और 2006 में 8000 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 में से 4 को घटा लेंगे, 8 - 4 बराबर 4 करोड़। किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर यह सबसे अधिक था, सबसे अधिक यानी कि 2 का अंतर सबसे ज़्यादा, ये 4 से बड़ा 7 हुआ, ये फिर घटा यहाँ पे कितना है 6 और हुआ कितना है 10, इसमें अंतर कितने का देखो, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है माइनस में, ये प्लस में 3 है, ये प्लस में 3 है, और ये वापस माइनस में 2 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन सी हुई, ये हुई इस वाले साल में 2004 से लगा के 2005 के बीच में। इस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक है, तो 2004 से 2005 में, 2004 से 2005। बस इस प्रकार से आपको ये ग्राफ के उत्तर देने हैं। अगले वीडियो में आपका जो मॉडल पेपर नंबर 8 है वो सोल्व करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर PDF वगैरह आपको मिल जाएगी। अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको इसी प्रकार के पेपर आपको बोर्ड परीक्षा तक सोल्व करवाए जाएंगे और वहाँ पर इसकी PDF वगैरह उपलब्ध है करवाई जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप जो चाहते हैं कि आप जो बिना ट्यूशन के 80 में से 80 नंबर प्राप्त करें, अच्छे नंबर प्राप्त करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है, तो उसके लिए आप चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लेना, और आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। 30 मार्च को आपके पेपर होने वाला है, तो इससे पहले आपको सारे मॉडल पेपर सोल्व कर लेने, ताकि आपका जो परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।